जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम सरलीकरण इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर क्वेश्चन नंबर 140 तक की जो प्रॉब्लम्स रहेंगी उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट, आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 121 रहा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 121 क्या है। क्वेश्चन है कि राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का एक तिहाई अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले हों तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य कितना था। राइट, ये बताना है। देखिए, आपने अगर हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 120 आपके साथ डिस्कस किया था। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 120 को अप्रोच किया था ना, वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 121 को जो है वो अप्रोच करना है। क्लियर। तो देखो, इसको बेसिक से लगाएंगे, नो डाउट थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, तो टफ नहीं करना है इसको, सिंपल सा कम से कम कैलकुलेशन के अंदर सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जितने भी आपके पास फ्रैक्शन है उनको सबको देखो। तो देखो यहाँ पे अपनी संपत्ति का आधा भाग ये किसको, पत्नी को। शेष संपत्ति का आधा भाग किसको, अपने पुत्र को। ठीक है, और शेष संपत्ति का एक तिहाई भाग किसको, अपनी पुत्री को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आधा, फिर शेष का आधा मतलब 1/4, और फिर इसका शेष का एक तिहाई मतलब 1/6। ठीक है, 1/12, 1/12। क्लियर, यही फ्रैक्शन हुए। आधा, फिर शेष का आधा 1/4, फिर शेष का एक तिहाई 1/12। तो 2, 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि राम सिंह की जो टोटल संपत्ति है वो कितनी है, 12 यूनिट है। ठीक है, क्या मान लिया कि राम सिंह की जो टोटल संपत्ति है वो कितनी है, 12 यूनिट। ठीक है, तो इससे क्या है, कैलकुलेशन कम हो जाएगी और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा कैसे सॉल्व करते हैं। इस फ्रैक्शन को हटा नहीं तो आपको समझ में आ गया कि हमने 12 यूनिट क्यों माना। ठीक है, 12 यूनिट मान लिया। अब देखिए ज़रा, यहाँ कौन है, उसकी पत्नी है, और कौन है, उसका पुत्र है। राइट, कौन है, पुत्र है, और कौन है, पुत्री है। ठीक है, तीन ही लोग हैं। राइट, अब देखिए जरा, पत्नी को क्या है, पत्नी को आधा हिस्सा है, तो 12 का आधा भाग कितना होगा, 6। तो बचा कितना आपके पास, 6 और बचा। वो बोल रहा है कि बची संपत्ति का आधा भाग, तो बची कितनी आपकी, 6, जो 6 का आधा 3, तो 3 यहाँ चला गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि शेष संपत्ति, शेष कितनी बची, 6 और 3 9, कितनी बची आपके पास, 3 यूनिट और बची, 3 बची। ठीक है, शेष का एक तिहाई, तो 3 का एक तिहाई कितना होता है, एक। एक किसको मिल गया, पुत्री को। ठीक है, पुत्री को हमारे हिसाब से कितना मिला, 1 यूनिट मिला, पुत्र को 3 यूनिट मिला, और पत्नी को 6। ध्यान से समझिएगा दोबारा से, उसने बोला कि हमने कितना माना, हमने टोटल संपत्ति कितनी मानी, 12 यूनिट मानी। राइट, मानी कि नहीं मानी। ठीक है, अब पत्नी को आधा भाग, तो 12 का आधा 6, शेष, तो शेष कितनी बची, 6 बची। अब शेष का कितना आधा, तो 6 का आधा 3। अब शेष कितनी बची, 3। तो शेष का एक तिहाई कितना होता, एक। ये किसको, पुत्री को। ठीक है, और वैसे पुत्री को कितने रुपए मिले हैं, 12,000, सॉरी 1,25,000 रुपए। तो वैसे पुत्री को कितने मिले, 1,25,000 रुपए। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,25,000 रुपए। क्या बताना है, संपत्ति की सारी संपत्ति, तो सारी संपत्ति कितनी है, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 1,25,000। कर दीजिए गुणा। तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा आपका 15 लाख। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15 लाख। क्लियर, आ जाएगा आपको समझ में। ठीक है, क्लियर। 125 गुणा 10 करेंगे तो 1250, मतलब 12,50,000 हो गया। और फिर 2.5 लाख, और 2.5 लाख मतलब आपका कितना, सॉरी आपका हो जाएगा 1,25,000, 1,25,000 दो बार मतलब 2.5 लाख ही है, तो टोटल हो गया आपका 15 लाख। ठीक है, 15 लाख हो गया आपका। आप अपने से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सारी संपत्ति कितनी हो जाएगी साथियों, हो जाएगी उसकी 15 लाख। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 121 क्लियर। 122 पे आ जाइए जरा। 122 क्या है कि एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का एक तिहाई तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, तथा शेष का 1/5
तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है, इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? क्लियर? यहाँ पर देखिए साथियों क्या करते हैं हम कि इस टाइप के क्वेश्चन को ना आप अगर ऑप्शन से अप्रोच करेंगे तो आप इसको ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। तो इसके ऑप्शंस आपको दे देते हैं, ठीक है, और फिर ऑप्शन से आपको बताते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका 15, दूसरा ऑप्शन है आपका 18, तीसरा ऑप्शन है आपका 20 और चौथा ऑप्शन है आपका 25। ठीक है, अब देखिए ज़रा साथियों क्या होगा इसमें। ऑप्शन से जब आप ट्राई करेंगे ना, तो ऑप्शंस में हमेशा ट्राई करने का जो रूल रहेगा वो आप हमेशा ऐसे करिए। जब भी आपको ऑप्शंस पिकअप करना हो तो ऑप्शंस कैसे पिक करेंगे कि आप देखेंगे पहले सी, फिर बी, फिर आपका डी और फिर लास्ट में ए। ठीक है, सी बी डी ए के फॉर्म में जो है वो आप ऑप्शंस को चेक करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम सी को लेते हैं। सी को लेंगे तो हमने माना कि टोटल सेव कितने हो जाएंगे 20। अगर हम कितना लेते हैं, टोटल सेव 20 लेते हैं। ठीक है, तो 20 अगर हमने लिए तो हमारे लास्ट में इस पूरी जो उसने बातें बोली हैं उन सभी बातों को वेरीफाई करने के बाद लास्ट में कितने सेब बचने चाहिए? 3 सेब बचने चाहिए। अगर 3 सेब बच गए तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम 20 सेब लेते हैं तो क्या बोल रहा है कि सेबों की संख्या का आधा, ये पहला ग्राहक हो गया, ये दूसरा ग्राहक हो गया और ये तीसरा ग्राहक हो गया। 3 ग्राहक हैं। वो बोल रहा है कि पहले कुल सेबों का आधा, आधा कितना? 20 का आधा 10 और क्या, एक सेब। एक सेब मतलब कितने हो गए? 11 सेब इसने किसको दे दिए? पहले ग्राहक को दे दिए। अब शेष कितने बचे? 20 में से 11 गए तो बचे 9, 9 बचे। अब बोल रहा है शेष का कितना? 1/3। तो इसका 1/3 कितना होता? 3 प्लस का एक सेब कितने होगा? 4। तो अब कितने बचे? 5 सेब बचे। तो 5 का 1/5 प्लस एक सेब, तो 5, 5 से 5 बार एक और एक 2। यहाँ कितने सेब चले गए? 2। तो देखो टोटल कितने सेब चले गए? 11 और 2 13 और 4 17। टोटल सेब कितने हो गए? टोटल सेब चले गए उसके 17। टोटल सेब माने कितने थे? 20। चले कितने गए? 17। तो शेष कितने बचे? शेष बचे आपके 3। हो गया वेरीफाई? हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर सी जो है उसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। 20 सेब इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक से भी इतना टफ नहीं है, लेकिन बेसिक से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या करेंगे आप? पहले एन से एन सेब मानेंगे तो n+2, सॉरी n/2 + 1। फिर शेष, तो शेष ही n+1 है। इसमें n में से इनको माइनस करेंगे, फिर उनका 1/3 + 1 करेंगे, फिर इसको जो बचा हुआ है उसमें तो काफ़ी लंबा होगा, कैलकुलेटिव प्रोसीजर है। ठीक है, तो आप 122 को जो है वो ऑप्शन से, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जो है अप्रोच करेंगे। ऑप्शन से अप्रोच करते हैं ना तो काफ़ी जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा। जीरो कैलकुलेशन है। ठीक है, कंपटीशन के अंदर आपके मेथड की कोई वैल्यू नहीं है, आपके आंसर की वैल्यू है। ठीक है, आंसर इसका क्या जाएगा? 20 से। ठीक है, कैसे निकाला ये समझ में आया? आपको ऑप्शन चेक करना हो तो किस फॉर्मेट में चेक करेंगे? CBDA के फॉर्मेट में चेक करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 के लिए 122 के बाद 123 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है तथा निशाना चूकने पर 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, कितनी बार उसका निशाना चूका? क्लियर? देखिए काफ़ी आसान है सवाल, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स भी हैं। इसका आपको एक परसेंटेज में मेथड पढ़ाया था हमने, कौन सा? मिनिमम। ठीक है, मिनिमम है। इसके अलावा आपका क्या? बेसिक है। ठीक है, तो इसको बेसिक से ही लगा देते हैं। ठीक है, बेसिक से लगा देते, बेसिक से भी टफ नहीं है। इसके अलावा इसका एलिगेशन वाला मेथड है, तो एलिगेशन भी ये पढ़ा चुके हैं। तो आप एक बार परसेंटेज देखिए तो वहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा। क्लियर? लगाएं बेसिक से। तो देखिए मान लीजिए कि निशाना जो है उसका कितनी बार लगा? मान लीजिए उसका निशाना जो है वो x बार लगा। ठीक है, x बार निशाना लगा। ठीक है, ये मान लिया।
टोटल बार कितनी बार माना उसने, 100 बार मारा है, तो कितनी बार नहीं लगेगा, 100 माइनस एक्स बार निशाना नहीं लगा। ठीक है, यही होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए उसने एक्स बार उसका निशाना लगा और तो उसको एक्स बार एक 1 रुपये मिलेगा, तो एक्स गुणा 1 होगा। जितनी बार उसका निशाना चूका उतनी बार उसको हरजाना देना है, वापस 1 रुपये देना है, तो उतना माइनस करेंगे, तो 100 माइनस का एक्स इंटू 1। इस पूरी प्रोसेस में उसको कितना रुपए मिला, उसको मिला 30 रुपये। करिए सॉल्व, एक्स माइनस 100 ये प्लस का एक्स इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 130, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 65। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 65। क्लियर। क्या बोल रहा है वो, बोल क्या रहा है, कितनी बार उसका निशाना चूका, कितनी बार उसका निशाना चूका, तो कितनी बार चूका था उसका निशाना, जरा देखो हमने कितनी बार माना था, 100 माइनस एक्स बार उसका क्या निशाना चूका। ठीक है, तो कितनी बार चूका, 100 माइनस 65, इट मीन्स 35 बार जो है वो उसका निशाना चूका। क्लियर, 35 विल बी द राइट आंसर। आया आपको समझ में, क्लियर। चलिए, सो 123 हो गया, 124 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 124 रहा। पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। दोनों स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी का टिकट का मूल्य 525 रुपये है तथा पूरे और एक आधे प्रथम श्रेणी का टिकट का मूल्य 850 रुपये है। आरक्षण प्रभार कितना है, राइट। देखिए आरक्षण प्रभार तो हर बार फिक्स है, आरक्षण प्रभार तो क्या है, फिक्स है। जितना आधे टिकट पर लगना है उतना ही पूरे टिकट पर लगना है, राइट। जब आरक्षण प्रभार फिक्स है तो टिकट क्या होगा, आधा, आधे का टिकट आधा होगा, पूरे का टिकट पूरा लगेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन पढ़िए जरा। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ए जो है वो टिकट का किराया है, एक टिकट क्या है, ए क्या है, टिकट का पूरे टिकट का किराया है। ठीक है, और बी जो है वो हम मान लेते हैं आरक्षण प्रभार है, आरक्षण प्रभार या अतिरिक्त शुल्क कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये मान लिया आपने, ए टिकट हो, ए जो है वो टिकट का रुपया हो जाएगा, पूरे टिकट का रुपया कितना होगा ए, और आरक्षण प्रभार बी। तो आरक्षण प्रभार तो हर बार आपको सेम लगना है। ठीक है, टिकट का प्राइस घटेगा बढ़ेगा, आधे टिकट का प्राइस आधा लगेगा, पूरे टिकट का प्राइस पूरा लगेगा। ठीक है, तो पढ़िए क्या बोल रहा है कि एक आधे टिकट, आधा टिकट मतलब कितना, सॉरी रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। ठीक है, और किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है। आगे पढ़िए, यहाँ से स्टार्ट है सवाल आपका लगाना कि दोनों स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य कितना है, 525 है। मतलब ये टिकट का मूल्य होगा, प्लस में आरक्षण प्रभार तो फिक्स है ही, वो तो देना ही है आपको। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 525 रुपये हो जाएगा, और ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। क्लियर। अब आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि एक पूरे मतलब ए, इसका आरक्षण प्रभार बी, प्लस में एक आधे मतलब A/2, इसका भी आरक्षण प्रभार बी, इसका पूरे का टिकट कितना है, 850 रुपये है। इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दो और एक दो, 3A/2, 3A/2 प्लस का 2B इक्वल टू 850 रुपये। क्लियर, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3A प्लस का 6, नहीं 4B। ठीक है, 4B इक्वल टू 800 800 1600 1700, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गई। ये 3A प्लस 4B इक्वल टू 1700, ये कैसे बनी समझ में आया। ये पूरा टिकट, इसका आरक्षण प्रभार प्लस आधा टिकट प्लस आरक्षण प्रभार कितना हो गया, टोटल 850 रुपये किराया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3A प्लस 4B इक्वल टू 1700। क्लियर।
अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने के आपके पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। काफ़ी सारे मेथड्स हैं, उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं। देखो a प्लस बी बराबर 525, 3a प्लस का 4b इक्वल टू 1700, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है वो एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ हो जाएगा 3a प्लस का 3b और 5 3 15 मतलब 1500 ये हो गए, 25 3 75 मतलब 1575 हो गए, ठीक है। ये 3a प्लस का 4b इक्वल टू 1700, ठीक है। माइनस माइनस एंड माइनस करिए कैंसिल आउट, ये देखिए ये कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का b बचेगा और यहाँ माइनस का क्या बचेगा, 25 1600 मतलब 125, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ गया, 125 रुपये। बताना क्या जरा देखिए, बताना है आपका आरक्षण प्रभार। आरक्षण प्रभार कितना माना था, जरा देखिए आपने आरक्षण प्रभार माना कितना था। आरक्षण प्रभार माना था आपने b, मतलब आपको फाइंड क्या करना था, b की वैल्यू, b की वैल्यू 125, मतलब b क्या 125 रुपये क्या आ गया आपका आरक्षण प्रभार आ गया, ठीक है। क्या आ गया साथियों, 125 रुपये आपका आरक्षण प्रभार आ गया, ठीक है। 124 क्लियर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 125 पर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपये तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपये हो तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। क्लियर। देखिए हम क्या करते हैं, देखो एक निश्चित राशि तो वो लेगा ही लेगा, प्लस में जितने किलोमीटर जाएंगे उसके समानुपाती भी आपसे पैसे लेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, निश्चित राशि, निश्चित राशि तो हम क्या मान लेते हैं, निश्चित राशि तो हम x मान लेते हैं। निश्चित राशि जो कितनी मान लेते हैं, निश्चित राशि हम x रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। निश्चित राशि इतनी x रुपीज़ लेना ही लेना है, प्लस में पर किलोमीटर का चार्ज लेना है, ठीक है। तो पर किलोमीटर का चार्ज, पर किलोमीटर जो चार्ज लगना है वो कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं y रुपीज़, ठीक है। कितना मान लेते हैं, y रुपीज़। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। निश्चित राशि जितनी लगना है, आप कितने भी किलोमीटर जाएं एक फिक्स आपको जो अमाउंट है वो लगना ही लगना है, तो वो हमने मान लिया x रुपीज़। तो आप चाहे 16 किलोमीटर जाएं, चाहे 24 जाएं और चाहे 30 जाएं, आपको कितना x रुपये तो ये लगना ही लगना है, प्लस में पर किलोमीटर के हिसाब से आपको चार्ज लगना है, ठीक है। पढ़िए यहाँ से क्या बोल रहा है कि यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज, तो 16 किलोमीटर जाएंगे तो x रुपये तो फिक्स चार्ज लगना है, प्लस में 16 किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीज़, तो 16 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़। टोटल चार्ज आपका कितना हो गया, 156 रुपये हो गया। अब यहाँ देखिए फिर से अगेन क्या बोला, 24 किलोमीटर, तो x रुपये तो आपको लगना ही लगना है, प्लस में 24 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपीज़, तो 24 किलोमीटर का चार्ज 24 बाई, और यहाँ पे टोटल जो चार्ज है वो कितना हो गया, 204 रुपये हो गया। क्लियर। अब देखिए दो इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन मेथड लगाइए ज़रा। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस, देखो ये कट गया, कितना बचा, यहाँ पे बचा 16 8 और 6 14 मतलब 8 बाई, ठीक है। यहाँ ये माइनस का कितना बचा ज़रा देखिए, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, ठीक है। तो 48 ये बचा, 8 छंग 48, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 6 रुपीज़। y इक्वल टू 6 रुपीज़ आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा ज़रा देखो, x की वैल्यू y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करिए चाहे इसमें करिए, अगर इसमें पुट करते हैं तो 16 छक्के 96, 96 इधर आएगा, तो 96 अगर इधर आएगा तो 156 में से 96 घटाइए, 156 में से 96 घटाइए, तो x इक्वल टू ये 0, और 15 में से 9 जाएंगी तो बचेंगे आपके 6, ठीक है। सो आपका एक फिक्स चार्ज जो है वो कितना है, 60 रुपये है, और 6 रुपये पर किलोमीटर आपको चार्ज देना पड़ेगा। जाना कितना, 30 किलोमीटर, इट मीन्स x प्लस 30 बाई।
फिक्स चार्ज आपका 60 रुपये जो लगता है वो लगेगा ही, प्लस में पर किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपये और लगेंगे। तो 60 प्लस 18 मतलब 240 रुपये। क्लियर? कितना लगना है आपको? 240 रुपये। क्लियर? आगे समझ में आपको? क्वेश्चन नंबर 125 मतलब यहाँ पर 30 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा? 240 रुपये हो जाएगा। चलिए 125 के बाद अब हम 126 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 126 रहा। क्वेश्चन क्या है कि किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं? राइट। काफ़ी आसान है, इसको लगाने की काफ़ी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेसिक हम लगा चुके हैं। एक क्वेश्चन था जो रुपए वाला था, निशाने वाला, वो बेसिक था। वो इसी बेस पे सवाल है, सेम है। इसको लगाने की बेसिक में भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं। बेसिक में भी काफ़ी सारे चेंजेस कर करके अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम एलिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, किसको यूज़ करते हैं? एलिगेशन को। राइट। देखिए 240 सिर हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 240 सिर है तो टोटल मिलाकर मुर्गियों और बकरियों को मिलाकर सबके टोटल कितने होंगे? 240, क्योंकि सभी का एक सिर होता है तो सभी के सभी कितने हो जाएंगे? 240 हो जाएंगे। ठीक है, एलिगेशन अगर हम लगाएंगे तो देखिए ज़रा, ये मुर्गियां हो गई, ये क्या हो गई? आपकी मुर्गियां हो गई। राइट। और ये आपकी बकरियां हो गई। राइट। मुर्गियां और बकरियां दोनों मान ली। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, बकरियों के 4 पैर होते हैं। राइट। अब 240 है ना, 240 सिर हैं तो इट मीन्स मुर्गियों और बकरियों को मिलाकर 240 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि अगर आप, अच्छा ये बताओ कि 240 की 240 अगर मुर्गियां होती तो कितने पैर होते? तो सब, एक मुर्गी के 2 पैर, तो 240 मुर्गियों के हो जाएंगे 480 पैर। क्लियर? अच्छा ये बताओ कि अगर 240 सिर हैं, इट मीन्स हम मान लें कि टोटल 240 की 240 बकरियां हैं, फिर कितने पैर होंगे? तो 24, 240 गुणा 4 करिए तो आ जाएगा आपका 960। मतलब अगर मुर्गियां टोटल 240 होती तो पैर 480 होते, टोटल अगर बकरियां होती तो पैर 960 होते। लेकिन ना तो 480 पैर है ना 960 पैर हैं। पैर कितने हैं? 640 पैर हैं। ठीक है, ये बन गया आपका एलिगेशन। तो देखो, घटाइए 640 में से अगर 480 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 160 बचेंगे। ठीक है, और 960 में से अगर 640 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 320 बचेंगे। देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब देखो जरा, मुर्गियां और बकरियां मिलाकर टोटल कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई, नहीं हो गई? सवाल में मुर्गियों और बकरियों को मिलाकर टोटल कितने हैं? 240। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जरा बताएंगे कितनी हो जाएगी? 240 बटेगा 3 मतलब 80। कितने हो जाएंगे? 80। क्लियर? क्या बताना, मुर्गियों की संख्या, मुर्गियों की संख्या कितनी नजर आ रही है? जरा देखिए, मुर्गियों की संख्या नजर आ रही है आपको 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणा 80, इट मीन्स 160। ठीक है, तो मुर्गियां कितनी होगी साथियों? मुर्गियां हो गई आपकी 160। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 126 क्लियर? चलिए तो 127 पर आ जाएं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 127 रहा। पढ़िए ज़रा, सेम कॉन्सेप्ट है, जैसा आपने 126 लगाया ना वैसे ही आपको 127 लगाना है। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया? क्लियर? इसको भी आप ना एलिगेशन से लगा सकते हैं। बेसिक से आप लगाइए, नो डाउट, बेसिक से भी टफ नहीं है। मिनिमम कॉन्सेप्ट से लगाइए, उससे भी लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं किस पे? एलिगेशन पे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को भी एलिगेशन से डिस्कस किया है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जो है वो परसेंटेज के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए साथियों क्या है। एक जगह उसके सही प्रश्न है, ठीक है, राइट क्वेश्चंस हैं। एक जगह उसके गलत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, गलत प्रश्न हो गए। ठीक है, सही करता है तो 5 नंबर मिलते हैं और अगर गलत करता है तो 2 नंबर काट लिए जाते हैं, मतलब माइनस। ठीक है, सही करेगा तो 5 नंबर मिलेंगे, गलत करेगा तो 2 नंबर काटे जाएंगे। क्लियर?
समझ में आ गया, काटे जाने का मतलब माइनस, ये माइनस याद रखना है। अब उसने अटेंड कितने किए, 140 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, 140 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। अच्छा अब ये बताइए कि 140 क्वेश्चन उसने अगर अटेम्प्ट करे हैं, 140 क्वेश्चंस का अगर उसने उत्तर दिया है, तो अगर एक क्वेश्चन को सही करने का उसको 5 नंबर मिल रहा है, तो 140 क्वेश्चंस को सही करने का कितना नंबर मिलेगा? बिल्कुल सर, उसको कितना मिलेगा, 140 गुणा 5, इट मीन्स 700 नंबर। कितने मिलेंगे, 700 नंबर। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि अगर आपने 140 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और सारे क्वेश्चन गलत कर दिए, तो कितने नंबर गलत कर दिए? तो आपने 14 दूनी 28 मतलब 280 नंबर गलत कर दिए। गलत कर दिए मतलब माइनस हटा दिया उसको। लेकिन ना तो आपको 700 नंबर मिले हैं, ना आपके 280 नंबर कटे हैं, आपको टोटल कितना मिला है, 350 मिला है। ठीक है, ये एलिगेशन लग गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 350। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 300 माइनस ऑफ माइनस 280 मतलब 300, 300 देखो देखो क्या डिफरेंस होगा। बच्चे यहाँ गलती करेंगे, यहाँ पे 350 माइनस ऑफ माइनस 280 है, निकालिए उसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस आ जाएगा सर कितना, 630। कितना आ जाएगा, 630। ठीक है, अब जरा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। समझ में आ गया सबको? इसको जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 7×5 = 35, 7×9 = 63। ठीक है, सही और गलत क्वेश्चन को टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं, 7×5 9×5 = 14, टोटल 14 यूनिट। सवाल में सही और गलत टोटल कितने हो रहे हैं, 140। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। क्या बताना है, सही उत्तर। सही उत्तर उसके जरा देखो कितने नज़र आ रहे हैं, सही उत्तर है उसके 9। 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 × 10, इट मीन्स 90 क्वेश्चंस जो हैं वो उसने क्या किए हैं, राइट किए हैं। और अगर वो गलत पूछता तो 50 क्वेश्चन जो है उसने गलत करे हैं। क्लियर, आगे समझ में आपको? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 127 आपको समझ में आ गया है। 128 पर आ जाइए जरा। क्वेश्चन नंबर 128 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है कि कुछ चिड़ियाँ तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़ियाँ बैठें तो एक शाखा बच जाती है। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या क्रमशः क्या होगी? ठीक है, इसको ऑप्शन से लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, तो आप ऑप्शंस लिख लीजिए इसके। ठीक है, ऑप्शंस आपको बता देते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका कितना, 5 चिड़ियाँ 4 शाखाएं। 5 चिड़ियाँ 4 शाखाएं। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी है 3 चिड़ियाँ 2 शाखाएं। 3 चिड़ियाँ 2 शाखाएं। ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी है 4 चिड़िया 3 शाखाएं। और ऑप्शन नंबर डी लिख लीजिए 6 चिड़िया 4 शाखाएं। राइट, ये आपने लिख लिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब जरा सोचिए। ठीक है, ऑप्शंस कैसे चेक करेंगे, सी बी डी ए के फॉर्मेट में चेक करेंगे, बताया था आपको, बताया था नहीं बताया था? बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो अब आप ध्यान से सवाल को पढ़िए और फिर हम इस सवाल को जो है वो अप्रोच करते हैं। क्या है इसमें कि कुछ चिड़ियाँ हैं, नहीं पता कितनी चिड़ियाँ हैं। ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में पहले ऑप्शन में 5 चिड़िया, दूसरे में 3 चिड़िया, चौथे में 4, तीसरे में 4 चिड़िया और चौथे में 6 चिड़िया। क्लियर, यही है आपके पास। क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे, प्रत्येक शाखा पर अगर एक चिड़िया बैठी है, उनको किस फॉर्मेट में चेक करना है, सी बी डी ए के फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी को उठाएंगे। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक चिड़िया अगर प्रत्येक चिड़िया एक शाखा पर बैठे तो एक चिड़िया जो है वो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचेगी। तो देखो
ये 3 शाखाएं हैं, मान लीजिए एक ये शाखा हो गई, दूसरी ये शाखा हो गई, तीसरी ये शाखा हो गई, ठीक है। चिड़िया कितनी है? 4। तो एक चिड़िया इस पे बैठ गई, एक चिड़िया इस पे बैठ गई और एक चिड़िया इस पे बैठ गई। तो 4 चिड़िया हैं, तो एक शाखा, एक चिड़िया के लिए कोई शाखा बची नहीं बची, मतलब पहला ऑप्शन, पहली वाली कंडीशन ऑप्शन नंबर सी पे वेरीफाई हो गई। सेकंड बढ़िया, आगे क्या है, यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। तो देखो शाखाएं कितनी है, 1 2 3 है, प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठा लिए तो हो गई 4 चिड़िया, एक शाखा बच गई, एक शाखा बचे, तो चिड़िया और शाखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको समझ में आ गया, क्या? 4 चिड़िया और 3 शाखाएं। ठीक है, क्लियर, डन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 128 क्लियर। इसको ऑप्शन से हमने चेक किया। ऑप्शन को चेक करने का फॉर्मेट क्या बता रखा है हमने, CBDA के फॉर्मेट में आपको चेक करना है। ठीक है, 128 के बाद 129 पर आ जाइए। 129 क्या है, क्वेश्चन है कि किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे प्रारंभ होता है तथा चौथा अंतिम पीरियड 1:45 या 13:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है? राइट। अब जरा देखिए, सिंपल है, पहला पीरियड 10:30 बजे लगा और अंतिम पीरियड कितने बजे लगा, जरा देखो। अंतिम पीरियड लगा आपका कितना, 13:45 पर। ठीक है, तो देखो कितने घंटे हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया जरा देखो। 10:30 के बाद 11:30, 12:30 और 1:30 और प्लस में 15 मिनट ये एक्स्ट्रा, मतलब 1 2 3 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, मतलब कितना टाइम लगा उसको, 1:30 बजे से लेकर 1:45 तक, टोटल कितना टाइम होगा, 3 घंटा 45 मिनट का टाइम हो गया। क्लियर, 3 घंटा 45 मिनट हो गया, 3 घंटा 45 मिनट। इसको ज़रा आप क्या करिए, इसको थोड़ा सिंपल करिए, तो 3 घंटा 45 मिनट मतलब हो जाएगा आपका 195 मिनट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 195 मिनट। क्लियर, चलिए अब देखिए ज़रा साथियों, 3 घंटा 15 मिनट होगा, 45 मिनट नहीं होगा, ये 15 मिनट होगा। राइट, कितना हो जाएगा, 195 मिनट हो गया। क्लियर, लिख दिया हमने 195 मिनट। राइट, अब देखिए ज़रा क्या करते हैं हम। अब क्या है कि मान लीजिए प्रत्येक पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन है, प्रत्येक पीरियड एक फिक्स टाइम तक लगता है, तो प्रत्येक पीरियड का जो टाइम है वो x मिनट मान लीजिए। ठीक है, प्रत्येक पीरियड का जो टाइम है, यहाँ लिख दीजिए टाइम ऑफ एवरी पीरियड, कितना मान लीजिए, x मिनट आपने मान लिया। ठीक है, तो x मिनट का पीरियड लगा, प्लस में 5 मिनट विश्राम, पहला पीरियड। ठीक है, दूसरा पीरियड x+15 का, तीसरा पीरियड x+15 का, 3 पीरियड हो गए। ठीक है, फिर क्या बचा, देखिए ज़रा, पहला पीरियड 10:30 पे लगा, कितना, 3.5 घंटे की लगे ना, टोटल कितने हो गए देखो, एक्स पहला पीरियड, प्रत्येक पीरियड के अंदर 5 मिनट का, प्रत्येक पीरियड की समय अवधि आपको बताना है। ठीक है, पीरियड कितने लगे हैं, 4, तो पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, ठीक है, प्लस का साइन, तीसरा पीरियड, पहला पीरियड फिर 5 मिनट का विश्राम, दूसरा पीरियड फिर 5 मिनट का विश्राम, फिर तीसरा पीरियड फिर 5 मिनट का विश्राम, फिर चौथा पीरियड लगेगा तो विश्राम होगा नहीं, डायरेक्ट छुट्टी होगी, तो चौथे पीरियड में तो विश्राम है नहीं, तो एक्स, टोटल टाइम 195 मिनट। तो ये एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x+15 इक्वल टू 195। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 195 माइनस का 15, इट मीन्स 4x इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 मिनट। राइट, तो प्रत्येक पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितनी है, 45 मिनट। राइट, कितनी टाइम ड्यूरेशन है, 45 मिनट। क्लियर,
129 क्लियर हो गया। 129 के बाद अब हम 130 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 रहा, 130 रहा, 130 रहा, राइट। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि क्रिकेट के खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी है, राइट। अब देखिए जरा इस टाइप की क्वेश्चंस को लगाने के लिए क्या करते हैं, क्या देखो आप इसमें एक्स वैक्स मानोगे, बेसिक से लगाओगे, सवाल को जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव करोगे, क्लियर है। तो कैलकुलेटिव नहीं करना है। क्या बताया था हमने कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या करिए, पहले फ्रैक्शन लिख लीजिए। यहाँ पे 3/11 है और यहाँ भी कितना है, 3/11 है। तो आप क्या करिए कि टोटल रन संख्या क्या करिए, 11 का स्क्वायर मान लीजिए, ठीक है। क्या करिए, क्या लिख लेते हैं हम, कुल रन संख्या, ठीक है। क्या मान लेते हैं, कुल रन संख्या कितनी मान लेते हैं, 11 का स्क्वायर, इट मीन्स 121 यूनिट, राइट। कितनी मान लेते हैं, 121 यूनिट, क्लियर। चलिए तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए ज़रा अब देखिए ज़रा, अब पढ़िए सवाल क्या बोल रहा है। क्रिकेट की उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या, संपूर्ण रन संख्या हमने 121 मानी, 121 का कितना, 3/11, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं उच्चतम रन संख्या कितनी हो जाएगी, 121 का कितना, 3/11, 11 से 11 बार कट गया तो कितना आया, 33 आ गया, ठीक है। कितना डिफरेंस आया, 33 आया, क्लियर। मानने के लिए आप 11 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। टोटल संख्या 11 मानेंगे तो यहाँ फिर 3 आ जाएगी, क्लियर है। चलिए अब देखिए जरा क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगली उच्चतम रन संख्या, तो अगली उच्चतम रन संख्या कितनी हो जाएगी, अगली उच्चतम रन संख्या कितनी है, शेष रन संख्या। तो 33, 121 में से 33 घटाइए, कितना बचेगा, 121 में से अगर 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 88 बचेंगे, नहीं बचेंगे, 88, ठीक है। 88 बचा, 88 का कितना, 3/11, कितना हो जाएगा, 8, 8×3 = 24, राइट। कितनी होगी, 24, मतलब ये 33 यूनिट हो गया, ये 24 यूनिट हो गया, राइट। अब देखिए ज़रा क्या है कि दोनों रन संख्या का अंतर, यहाँ देखिए ये पहली उच्चतम रन संख्या 33 यूनिट है और सेकेंड रन संख्या 24 यूनिट है। दोनों का डिफरेंस ज़रा देखो, दोनों का डिफरेंस कितना है, 33 और 24 का डिफरेंस कितना है, 9 यूनिट। कितना डिफरेंस है, 9 यूनिट। वैसे सवाल में टोटल डिफरेंस कितना है, 9। तो मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1 रन, ठीक है। क्या बताना है, संपूर्ण रन संख्या, संपूर्ण रन संख्या कितनी मानी, 121। तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 121 गुणा 1, इट मीन्स 121 रन, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 121 रन, क्लियर, डन। 121 का राइट, 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 121, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम 131 पे आ जाते हैं, 131 पर आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 131 रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कुछ टॉफियाँ बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गईं कि प्रत्येक को 7 टॉफियाँ मिलीं तथा 14 शेष बचीं। यदि इस समूह में 2 बच्चे अधिक होते तो कोई टॉफी नहीं बचती। इस समूह में कितने बच्चे हैं, राइट। देखो दोनों केसेस में टॉफियाँ तो सेम है, दोनों केसेस में टॉफियाँ सेम है। पहले केस में क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ बच्चे थे, मान लीजिए एक्स बच्चे थे, टोटल कितने बच्चे लिख लेते हैं, बच्चे कितने मान लेते हैं हम, एक्स, ठीक है। बच्चे कितने मान लिए हमने, एक्स मान लिए। तो प्रत्येक बच्चे को अगर हम 7 टॉफियाँ देंगे तो टोटल कितनी टॉफियाँ दे देंगे, एक्स गुणा 7 टॉफियाँ दे देंगे। प्लस में 14 टॉफियाँ बच गई तो ये टोटल टॉफी हो गई। यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि इस समूह में 2 बच्चे और अधिक होते तो एक्स माने हैं, अब x + 2 हो जाते हैं,
x+2 हो जाते और फिर अभी भी टॉफियाँ कितनी मिलेंगी 7, तो क्या कोई भी टॉफी नहीं बचती, तो दोनों केसेस में टॉफी बराबर हो गई, एक दूसरे के इक्वल हो गए, राइट। करिए सवाल सॉल्व। तो हो जाएगा 7x प्लस का 14, ये हो जाएगा 2x, सॉरी 7x, जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 7x प्लस का 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए 7x से 7x कट जाएगा, ये 14 से ये 14 कट जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम कि बच्चों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। क्यों नहीं निर्धारित की जा सकती, क्योंकि दोनों ही केसेस में, इस केस में और इस केस में जो है आपको कोई भी वेरिएबल नहीं बच रहा है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करना हो, ठीक है। दोनों केसेस में क्या आपको कोई भी वेरिएबल नहीं बचा जिसकी वैल्यू फाइंड करना हो, इट मीन्स यहाँ पर बच्चों की संख्या जो है वो निर्धारित नहीं की जा सकती। क्लियर। 131 समझ में आ गया, ठीक है। 132 पर आ जाइए ज़रा। क्या है 132? क्वेश्चन है कि 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग दो भागों में तोड़ा गया। दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पलड़े में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पलड़े में रखा गया। समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पलड़े में रखना पड़ा। दोनों टुकड़ों की तौल का गुणनफल कितने कैरेट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक 25 कैरेट का क्या है नग है, क्या है 25 कैरेट का नग है, ये पहला नग और ये दूसरा, ठीक है। 25 कैरेट का एक नग है, ठीक है, तो उसके दो टुकड़े करेंगे, ये पहला टुकड़ा ये दूसरा टुकड़ा, तो पहला टुकड़ा आप मान लीजिए x का हुआ, तो दूसरा टुकड़ा 25 माइनस का माइनस x हो गया, राइट। अब क्या बोल रहा है कि ये जो टुकड़े टूटे हैं ना, ये समान मात्रा में नहीं टूटे हैं, समान भार में नहीं टूटे हैं, तो क्या करना पड़ा कि जब इसको तोड़ा ब्रेक किया तो दूसरे पलड़े, इसको एक पलड़े में रखा, इसको दूसरे पलड़े में रखा, लेकिन जब समतुल्य भार नहीं हुआ तो इसमें क्या 9 कैरेट और इसमें रखना पड़ा, किस में, एक पलड़े में, ठीक है। तो हमने ये 9 कैरेट इसमें रख दिया नहीं रख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए नहीं हो गए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक्स इक्वल टू 25 × 9 करिए तो 225 होता है कि नहीं होता, 225 माइनस का 9x, राइट, सॉरी प्लस का 9 होगा ना ये, जस्ट 1 मिनट, गलत कर दिया अपन ने, मल्टीप्लाई थोड़ी ना है, प्लस है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स प्लस 9, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2x, और ये 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, दो से कितनी बार 17 बार, तो x बराबर 17। क्लियर, x बराबर क्या आ गया 17। क्या बताना है, दोनों की तौल का गुणनफल बताना है, तो देखो एक x का है दूसरा 25 माइनस एक्स का है, तो पहला गुणा दूसरा, इट मीन्स x गुणा 25 माइनस का x, राइट। सो x की वैल्यू है 17 गुणा 25 माइनस का 17, तो 17 गुणा 25 में से अगर 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 17 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 7 15 25, तो 17 8 थे 136, तो जो दोनों टुकड़े हैं उनका अगर गुणनफल निकालें तो गुणनफल कितना होगा, 136 कैरेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया 132, सिंपल था, ठीक है। आ जाइए 133 पर आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 133 रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए हों तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। देखिए इस टाइप के सवाल को लगाने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है। बेसिक पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके लिए आपको फैक्टोरियल आना जरूरी है, ठीक है। तो फैक्टोरियल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या होता है, n n-1/2, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो देखो टोटल हैंडशेक का फॉर्मूला ये होता है, बराबर टोटल हैंडशेक 66 है, तो n n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 इंटू 2, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा n n-1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 132, ठीक है।
तो इसको आप ब्रेक करिए, ये क्या हो जाता है 11 × 12 होता है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू 12 लेंगे तो n-1 इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो क्या आ गया n इक्वल टू 12 आ गया, ठीक है। तो उस पार्टी में कितने नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए 12 हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर 12 इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे समझ में आपको, ठीक है। 133, बाकी इसको आप इसको आप अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो इसका आप एक इक्वेशन बनाइए, फैक्टराइजेशन करिए, उसके बाद आपको n इक्वल टू 12 मिल जाएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसे समझना चाहते हैं। क्लियर, 133 आपको समझ में आ गया। 133 के बाद 134 पर आ जाते हैं। देखिए 134 क्या है। क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल जा रहे हैं। जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं, ठीक है। देखिए जरा, क्या है कि इसमें व्यक्ति है और कौन है, घोड़े हैं, ठीक है। जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। व्यक्ति अगर एक है तो घोड़ा भी एक है, समान संख्या में है, यही बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े, मतलब घोड़े और व्यक्ति की संख्या समान हो गई, राइट। अब देखिए जरा क्या बोल रहा है कि आधे व्यक्ति जो है वो घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, तो आधे व्यक्ति मतलब 1/2 घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन घोड़े तो अभी भी पूरे के पूरे पैदल चल रहे हैं, आधे व्यक्ति। अब आधे व्यक्ति अगर घोड़ों की पीठ पर बैठेंगे तो बचे कितने, आधे व्यक्ति। अब यहाँ पर आधे व्यक्ति बचे, लेकिन घोड़े तो सारे के सारे पैदल चल रहे हैं ना, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्लियर। तो ये क्या हो गया, समझ में आया क्या बोला हमने। पहले उसने कंडीशन बोली कि जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं, तो 1:1 हो गया। अब वो बोल रहा है कि आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ गए। अगर आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ जाएंगे तो आधे व्यक्ति जमीन पर चलेंगे, तो ये आधे व्यक्ति जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन घोड़े तो अभी भी पूरे के पूरे जमीन पर चल रहे हैं ना, आसमान में थोड़ी ना उड़ गए। तो ये कितने हो गए, पूरे के पूरे हो गए। ये तो हो गए। अब इनके पैरों की बात कर लेते हैं, तो देखो पैर, अगर आधे व्यक्ति हैं तो उनके पैर, तो एक व्यक्ति के 2 पैर, तो आधे व्यक्ति के 1/2 × 2, मतलब कितना हो गया 1। एक घोड़े के कितने 4 पैर, तो 1 × 4, कितने हो गए टोटल 4। तो टोटल पैर कितने होगा 1 + 4 कितने हो जाएंगे 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 14, हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 14, ठीक है। क्लियर, क्या बताना है, घोड़े कितने हैं, तो घोड़े कितने हैं 1 यूनिट थे ना, तो 14 घोड़े और 14 ही व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। सो 14 विल बी द राइट आंसर। क्लियर साथियों, आगे समझ में आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका 14 जो है राइट आंसर होगा। कितना सिंपल हो गया, बिल्कुल भी हमने कुछ नहीं माना, थोड़ा सा लॉजिक लगाया और राइट आंसर आ गया, ठीक है। 134 के बाद अब हम 135 पर आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 135 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 135 क्या है। क्वेश्चन है कि ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे हुए रुपयों से दुगने होंगे। यदि बी ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास बी के पास बचे हुए रुपयों से तिगुने रुपए होंगे। ए के पास कितने रुपए हैं, राइट। देखिए जरा क्या है। देखिए पहली कंडीशन पढ़िए, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इनके लिए दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये रही कि अगर ए जो है वो बी को 50 रुपए दे, अगर ए ने 50 रुपए दिए तो ए के 50 रुपए चले गए, बी के पास 50 रुपए जुड़ गए, जुड़ गए नहीं जुड़ गए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए के पास जो पैसे बचे हैं, ए के पास जो पैसे बचे हैं, बचे रुपयों से दुगने रुपए होंगे किसके पास, बी के पास, ठीक है। बी के पास अगर दुगने रुपए हो जाएंगे तो यहाँ पे ए में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए के पास और बी के पास दोनों के पास बराबर हो गए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यदि ए जो है वो बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दुगने हो जाएंगे। तो ए के पास दुगने हो गए तो ए में 2 का गुणा कर दिया, सॉरी बी के पास दुगने हो गए तो ए में 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये एक दूसरे के बराबर हो गए। करिए इसको सॉल्व, तो 2a = 100, 2a - 100, सॉरी 2a - 100, 2a
माइनस का 100 इक्वल टू बी प्लस 50। तो 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 150। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाइए। ठीक है, अब देखिए वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि यदि b जो है वो a को 20 रुपए दे दे, ये a रहा ये b रहा, अगर b जो है वो a को देगा तो 20 रुपए इसके जाएंगे और 20 रुपए इसके पास आ जाएंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है तो a के पास b के पास बचे हुए रुपयों से तिगने होंगे, मतलब a के पास 3 गुना पैसे हो गए किससे, b से। तो हम क्या करते हैं, b में 3 का गुणा कर देते हैं, अब ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो a प्लस 20 इक्वल टू 3b माइनस का 60। तो a माइनस का 3b इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 80। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ले लीजिए। क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 150, a माइनस का 3b इक्वल टू माइनस का 80। राइट, एलिमिनेशन मेथड लगाइए तो क्या करिए आप, यहाँ पर जो है वो b को एलिमिनेट करा दीजिए, क्योंकि a के पास बताना है तो b को एलिमिनेट कराने के लिए यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए ऊपर और यहाँ 1 का। ठीक है, क्या आ जाएगा देखिए ज़रा, 3 दूनी 6a माइनस का 3b इक्वल टू 450। और यहाँ देखिए ज़रा, यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस का 3b इक्वल टू माइनस का 80। तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या क्या बचा, 5a बचा। यहाँ 450 और 80 को जोड़िए ज़रा, 450 और 80 कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 8 5 13, मतलब 530 हो गए। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए तो 5 एकम 5, फिर 0, 5 छक्के 30, मतलब 106। तो ए बराबर कितना आ गया, 106 रुपये। ठीक है, क्या आ गया, ए बराबर 106 रुपये। तो ए के पास कितने रुपए होंगे, ए के पास होंगे 106 रुपये। क्लियर, ए के पास कितने होंगे, 106 रुपये। क्लियर साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 135 समझ में आ गया। 136 पर आ जाइए। ठीक है, 136 क्या है कि कुछ मिठाइयाँ 75 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिली। कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, राइट, ये बताना है। ठीक है, देखिए 75 बच्चे हैं, सबको बराबर बराबर मिलनी है, मिलनी कि नहीं मिलनी। ठीक है, 75 बच्चे नहीं है, ये 175 बच्चे होंगे। ठीक है, 1 मिनट, कितने होंगे, 175 होने चाहिए, इसको एक बार चेक कर लेते हैं अपन, है ना। 136, ये टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी। ठीक है, 175 है। क्लियर, तो यहाँ पर 175 होगा। ठीक है, इसको आप जो है वो सही कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ के अंदर आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसको, या आप जहाँ भी नोट डाउन करते हो वहाँ पे भी सही कर लीजिएगा इसको। क्लियर, तो 136 में क्या हो गया, अब कुछ मिठाइयाँ कितनी है, 175 बच्चों में मिलेंगी। तो मान लीजिए प्रत्येक बच्चे को जो है बराबर बराबर मिल रही है, तो मान लीजिए प्रत्येक बच्चे को जो है एक्स मिठाई मिल रही है, कितनी मिल रही है, एक्स मिठाई। ठीक है, क्लियर, चलिए यहाँ लिख देते हैं, माना प्रत्येक बच्चे को एक्स मिठाई मिली। अगर प्रत्येक बच्चे को एक्स मिठाई मिलेगी तो 175 बच्चों को कितनी मिठाई मिलेगी, 175 गुणा एक्स। ठीक है, मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 35 बच्चे अनुपस्थित रह गए, तो 175 में से 35 जाएंगे तो कितने बचे, अब 140 बच्चे बचे। अब 140 बच्चे बचे, प्रत्येक बच्चे को हम एक्स मिठाई दे रहे थे, लेकिन अब कितनी, 4 मिठाई अधिक मिलेंगी, तो एक्स प्लस 4 हो जाएंगी। ठीक है, अब दोनों केसेस में मिठाई तो बराबर बटी है, राइट, तो बराबर का साइन हो गया, तो 175 एक्स इक्वल टू 140 एक्स प्लस 14 चौके 56, मतलब 560। इसको इधर लाइए तो कितना बचेगा, 35x इक्वल टू 560। तो इसको काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 में 35, 7 8 56, 5 से 16 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 16, मतलब प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, 16 मिठाइयाँ जो हैं वो मिल रही हैं। ठीक है, कितनी मिल रही हैं प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को मिल रही हैं
16 मिठाई। क्लियर। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है वो। ये तो हमको ये नहीं बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, बताना क्या है कि टोटल कितनी मिठाइयाँ जो है वो वितरित की गई। तो ये चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, क्योंकि दोनों ही टोटल हैं। तो टोटल 175 एक्स मिठाइयाँ वितरित की गई। तो मतलब 175 गुणा 16, तो 16 पंचे 80, बचे 8, 16 सत्ते 112 और 8 120, 16 एकम 16 और 12 28। तो 2800 मिठाइयाँ जो हैं वो वितरित की गई। क्लियर। आगे समझ में 136। ठीक है, आइए 136 के बाद 137 पर आ जाते हैं। देखिए क्या है 137 में कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होती। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, काफ़ी लेंदी सवाल है और कुछ नहीं है। क्या है, मान लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या x मान लेते हैं, राइट। और छात्रों की संख्या y मान लेते हैं, राइट। छात्रों की संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या मान लेते हैं हम, जो पंक्तियां हैं वो x मान लेते हैं। x पंक्तियां x हो गई। ठीक है, पंक्तियां कितनी मान ली, x मान ली। और छात्र आपने कितने मान लिए, y मान लिए। ठीक है, क्लियर। अब लगाइए ज़रा, क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अगर वो अधिक खड़ा किया जाएगा, मतलब y+1 किया जाएगा, तो क्या बोल रहा है, तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाएगी, मतलब x-2 हो जाएगी। ठीक है, बराबर। अभी बच्चे तो उतने ही होंगे, बच्चे तो अभी उतने ही हैं। ठीक है, क्योंकि क्या किया गया, प्रत्येक पंक्ति में अगर क्या बोल रहा है कि अगर एक एक छात्र हम बढ़ा दें प्रत्येक पंक्ति में तो 2 पंक्तियां कम हो गई, लेकिन छात्र तो उतने ही हैं। तो टोटल छात्र कितने होंगे, x × y, राइट। इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, x × y प्लस का x माइनस का 2y माइनस का 2 इक्वल टू x × y। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 2y इक्वल टू -2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, राइट। अब आगे पढ़िए, क्या बोला कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, प्रत्येक पंक्ति में अगर एक छात्र जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो एक छात्र कम हुआ मतलब y-1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक पंक्ति में छात्र y है तो y में से 1 घट गया। अब क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एक छात्र, तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाएगी। तो टोटल पंक्तियां x हैं तो अब x+3 हो गई, लेकिन छात्र तो अभी भी कितने हैं, x × y ही है। छात्र तो बाहर से कोई आया नहीं है। ठीक है, देखो अगर टोटल पंक्तियां x हैं और छात्र y हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, x × y होंगे। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में, क्लियर। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x × y प्लस का 3y माइनस का x माइनस का 3 इक्वल टू x × y। तो xy से xy कट गया, क्या बचा आपका, यहाँ से माइनस x प्लस का 3y इक्वल टू 3। ठीक है, ये बचा आपका, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-2y है। ठीक है, कलर पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। देखो जरा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x-2y इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -x प्लस का 3y इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए ये इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे y, यहाँ पे क्या बचेगा 1।
क्या बचा 1, ठीक है, 1 ही बच रहा ना, सॉरी ये प्लस का 2 होगा ना, ये माइनस का 2 इधर प्लस का 2 हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट अपन ने गलत कर दिया, एक मिनट, यहाँ भी इसको भी मिटा दीजिए। तो ये जो है वो कितना हो जाएगा 3 + 2 इट मीन्स 5, ठीक है। तो एक पंक्ति में छात्र कितने हो गए 5, एक पंक्ति में छात्र 5, तो पंक्तियों की संख्या निकालो तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, बाई की वैल्यू चाहे इसमें पुट करिए और चाहे फिर इस इक्वेशन में पुट करिए। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा और 10 को इधर लाएंगे तो 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12, x = 12, मतलब टोटल पंक्तियां 12 हैं, एक पंक्ति में 5 छात्र हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे x इंटू वाई। यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंटू वाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंटू वाई, ठीक है। तो चाहे आप इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए या इसको ले, ये सभी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कितने हैं साथियों 60 है। क्लियर, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्लियर, 137 आपको समझ में आ गया। 137 के बाद 138 पर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए ज़रा 138 क्या है। क्वेश्चन है कि 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं, दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, राइट। देखिए 26 पेड़ है, मतलब ये पहला पेड़, ये दूसरा पेड़, ये तीसरा पेड़, ये चौथा पेड़, ये पांचवा पेड़, ये 6, ऐसे डॉट 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 करके कितना 26 पेड़ होंगे। अब ध्यान से देखिए टोटल कितनी लंबी है 225 मीटर लंबी रोड है, इस पर 26 पेड़ लगे हैं, राइट। तो अब जरा देखिए कि अगर सोचो 4 पेड़ होते हैं तो कितने बीच में गैप होते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 ही गैप होंगे। तो अगर अगर 6 होते तो 1 2 3 4 5, 5 गैप होते। तो अगर 26 पेड़ लगे हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो कितने पेड़ों का गैप होगा 25 पेड़ों का गैप होगा। सो 25 का डिवाइड दे दो, तो प्रत्येक पेड़ के बीच में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 9 मीटर की, ठीक है। प्रत्येक पेड़ के बीच में कितनी डिस्टेंस है 9 मीटर की। क्लियर, आया समझ में आपको 138। आइए 139 पे आ जाते हैं। 139 क्या है कि एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियां तथा 12 कतारें हैं। पंक्तियां मतलब आपकी ऐसी हैं, ठीक है, ये हैं, कतारें मतलब ऐसे हैं। क्लियर है, दो पेड़ों के बीच 2 मीटर का फासला है तथा बाहर चारों ओर 1 मीटर का फासला छोड़ा गया है। बाग की लंबाई कितनी है, राइट। अब देखिए जरा, ऐसे करके 12 कतारें हैं आपकी, ठीक है, 12 कतारें हैं आपकी। क्लियर, तो 12 कतारों के बीच में कितने पेड़ों का डिस्टेंस होगा 11 का, राइट, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि कितने मीटर का फासला है 2 मीटर का, तो टोटल फासला कितना हो जाएगा आपका 22 मीटर का, हो जाएगा टोटल 22 मीटर का फासला। क्लियर, अब वो बोल रहा है कि अब देखो अगर आपकी 12 कतारें ऐसी हैं, रो ऐसी हैं, और इसमें 10 ऐसे वो लगे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये किस शेप में बनेगा, ये बनेगा आपका रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप में क्या होगा 1 मीटर बाहर छोड़ा गया, मतलब 1 मीटर आपका इस साइड छोड़ा जाएगा, 1 मीटर ऐसे छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 2 मीटर हो गया, टोटल कितना फासला हो गया 2 मीटर हो गया, तो टोटल कितना हो गया 24 मीटर, ठीक है। टोटल फासला कितना हो गया साथियों, टोटल जो बाग की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 24 मीटर हो जाएगी। क्लियर है, आगे समझ में आपको, ठीक है। दो पेड़ों के बीच में कितना है 2 मीटर का फासला है, ठीक है। मतलब एक ये पेड़ मतलब एक के बीच में कितना, एक के बीच में कितना है 2 मीटर का फासला है। तो 11 पेड़ों के बीच में कितना होगा 11 × 2, मतलब टोटल 12 कतारें हैं ना, तो 12 कतारों के बीच में कितने पेड़ लग सकते हैं, कितने गैप आएंगे
12 कतारों के बीच में केवल 11 गैप आएंगे ना, तो टोटल 22 मीटर ये हो गया, और एक एक मीटर का ये फासला रहेगा तो 2 मीटर ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 140 पर। क्लियर है? क्या है कि एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी? ठीक है, पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालते हैं। देखो 30 छात्रों को खड़ा करना है, 16 कतारें बनानी है, एक कतार में 30 छात्र, एक कतार में 30 छात्र, तो 16 कतारों में 16 गुणा 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा 480। अब एक कतार में कितना खड़ा करना है? 24, तो टोटल कितनी आपकी कतारें बनेंगी जरा देखिए, बनेंगी 24 दूनी 48, मतलब टोटल 20 कतार जो है वो बनेंगी। ठीक है, कितनी कतारें बनेंगी साथियों? 20 कतारें जो है वो बनेंगी। क्लियर है? आगे समझ में, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 140 था। 40 तक के जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत ही जल्द हमारी जो है वो अर्थमेटिक खत्म होने वाली है आर एस अग्रवाल की। क्लियर है? और पटवारी का जल्दी ही बैच चालू हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अगर आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो क्लास को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।